गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं शिवम एक बार फिर उपस्थित हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम पर। बच्चे, टॉपिक चल रहा है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी को लेकर हमने अपने लास्ट टॉपिक में बात की थी भारत के तटीय मैदान को लेकर। और तटीय मैदान में हमने देखा था कि भारत का जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट में जो विभिन्न प्रकार के मैदान है उन्हें किस किस नाम से जाना जाएगा, और इसी के साथ साथ देखा पूर्वी तट में पूर्वी मैदानों को किस किस नाम से जाना जाएगा। अब इसी वे में अपनी कक्षा को कंटिन्यू करते हैं हम, और ज्योग्राफी के नए टॉपिक को लेकर बात करते हैं आपके साथ। और ज्योग्राफी का जो आज का टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक क्या होगा, तो ये टॉपिक है आपका यहां से आप देख सकते हैं, भारतीय अफवाह तंत्र। ठीक है, भारतीय अफवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम, या इसको क्या बोलेंगे, ड्रेनेज सिस्टम। अब यहां से बेटा शब्द को समझना है हमें कि ये जो अफवाह शब्द है, अफवाह तंत्र का मतलब क्या है। अफवाह तंत्र का मतलब समझेंगे हम, और फिर बात करेंगे भारत के अफवाह तंत्र की। तो अफवाह तंत्र की बात करूं तो अफवाह तंत्र का मतलब होता है कि एक क्षेत्र के जल को, किसी क्षेत्र के जल को, ठीक है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाया जाता है, ठीक है, और उस जल को ये जो ट्रांसपोर्ट का कार्य करने में, इसमें जो मुख्य जो भूमिका निभाने वाली जो भी नदियां होती है, धाराएं होती है, तो उनसे मिलाकर जो सिस्टम बनता है वो क्या बनता है, आपका अफवाह तंत्र। ठीक है, और जब भारत के अफवाह तंत्र को लेकर हम बात करते हैं तो भारत के अफवाह तंत्र में हम कुछ चीजों को देखते हैं, और कौन कौन सी चीजें हैं वो, तो इसमें हम देखेंगे भारत का अफवाह तंत्र किस किस प्रकार से मिलकर बना है। ठीक है, तो भारत के अफवाह तंत्र को हम बात करते देखते हैं कि भारत का अफवाह तंत्र किस प्रकार से मिलकर बना है। तो जब यहाँ पे भारत के अफवाह तंत्र की बात करें तो भारत के अफवाह तंत्र का हमें विभाजन करना पड़ेगा 3 भागों में। भारत का अफवाह तंत्र, और इस अफवाह तंत्र का 3 भागों में विभाजन करना पड़ेगा, और 3 भाग कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका हिमालय अफवाह तंत्र, दूसरा आपका यहां से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, लेकिन ब्रह्मपुत्र को भी हम हिमालय के अफवाह तंत्र में ही शामिल कर लें, तो इसे यहां से समाप्त करें तो 2 ही भाग इसके देखेंगे हम। एक है हिमालय अफवाह तंत्र, और दूसरा कौन सा है, यहां से आपका प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। ठीक है भाई, तो एक तो हो गया हिमालय अफवाह तंत्र, दूसरा क्या हो गया, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। तो ये 2 भागों को लेकर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि भारतीय हिमालय अफवाह तंत्र क्या है, दूसरा क्या है, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र क्या है। तो अब इसका भी हम थोड़ा सा पार्टीशन कर ले कि हिमालय अफवाह तंत्र क्या है। तो इसमें कुछ नहीं समझना, हमें देखना है कि यहां से हिमालय से होकर बहने वाली जो भी नदियां हैं, ठीक है, और उसमें क्या होगी, एक मुख्य नदी होगी, और उसके बाद साथ उस मुख्य नदी की कुछ सहायक नदी होती है, ठीक है, कुछ उसकी हेल्पिंग रिवर होती है। तो उन जो हेल्पिंग रिवर और दूसरा यहां से जो मुख्य नदी से मिलकर बनता है, तो उसी को बोला जाता है अफवाह तंत्र। तो ऐसे ही कुछ नदियां हैं जो हिमालय से होकर बह रही हैं, ठीक है, तो उन्हीं को मिलाकर ये अफवाह तंत्र का निर्माण करेंगे। अब कौन सा है, तो जब हिमालय अफवाह तंत्र की बात करें, हिमालय अफवाह तंत्र, तो हिमालय अफवाह तंत्र में कितना सिस्टम हमें पढ़ना है, तो एक बार हम इस चीजों को भी देख लें आपके साथ। ठीक है, तो हिमालय अफवाह तंत्र में एक बार बेसिक चीजों को देख रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे एडवांस की ओर बढ़ेंगे आपके साथ, और क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कोई भी एग्जाम आपका वनडे एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए, छोटे ना क्वेश्चन। ठीक है, तो हिमालय अफवाह तंत्र में हिमालय का जो अफवाह तंत्र बनाती है मुख्यतः 3 नदियां हैं। 3 नदियां हिमालय का अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, और इस 3 नदियों में जो पहली नदी है वो क्या है, सिंधु नदी। पहली नदी कौन सी है, सिंधु नदी। और इस सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं,
चाहे वो झेलम रही हो, चेनाब हो, चेनाब के बाद रावी हो, रावी के बाद व्यास हो, चाहे सतलज हो, और इसके बाद ऊपर से आने वाली भी कुछ नदियां हैं, जैसे यहाँ पे श्योक है, गिलगिट है, गोमल है, सिंगर है, तो ये सभी नदियां हैं। तो इससे मिलकर जो तंत्र बनता है वो क्या बनता है, सिंधु नदी तंत्र। पूरा जब इसकी सहायक नदियां इसके साथ आकर मिल जाएंगी तो जो पूरा सिस्टम बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, सिंधु नदी तंत्र। इसके बाद दूसरा है यहाँ पे गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। और इसके साथ साथ एक और बनेगा यहां पे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है भाई, तो ये तीन नदी सिस्टम है, तीन सिस्टम है जो हिमालय अफवाह तंत्र के नाम से जाना जाते हैं। और एक बच्चे और चीज हमारे लिए काम की है, एक होता है, एक तो मैंने बताया आपको नदी क्या है, अफवाह तंत्र है। अफवाह तंत्र में क्या है कि एक नदी मतलब एक स्थान के जल को दूसरे स्थान पर ले जाने का जो कार्य कर रही है, ठीक है, उसमें कौन कौन अपनी भूमिका निभा रही है। तो इसमें क्या नदियां आएंगी, तो ये तो क्या बोला जाएगा, जब ये नदियां और उसकी सहायक नदियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल को ले जाती है और वहां पर गिरा देती है किसी खाड़ी में या किसी सागर में, तो ये तो क्या बोला था कि क्या कहलाता, अफवाह तंत्र। और इसके बाद एक होता है नदी पैटर्न, एक क्या होता है, नदी पैटर्न होता है। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि नदी पैटर्न। तो एक बात और सुन लो यहां से कि जितनी भी हिमालय से निकलने वाली नदी है, ये जिस पैटर्न का निर्माण करेंगी उसको क्या बोलेगा, ये क्या होता है, पूर्ववर्ती। क्वेश्चन ये आएगा कि हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदी है वो किस पैटर्न का निर्माण करती है, तो पूर्व नदी पैटर्न, पूर्व नदी पैटर्न का निर्माण करेगी जितने भी हिमालय से निकलने वाली नदी होगी। ठीक है, तो हिमालय के अफवाह तंत्र में ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ो, जब इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो यहां पर हम देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़े तो आगे हम देखेंगे, इसके बाद एक क्या है, मैंने बताया आपको प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। क्या है, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र। ठीक है, तो हमने देखा था जब हम भारत का भौगोलिक विभाजन हम लोगों ने किया था, तो भारत के भौगोलिक विभाजन में भारत को हमने कुछ भागों में बांट के पढ़ा था। तो उसमें से क्या, एक तो उत्तर विशाल पर्वतीय माला हो गई, तो उत्तर विशाल पर्वतीय माला में क्या हिमालय भी शामिल है। ठीक है, अब हिमालय के साथ साथ मैंने बताया था कि जो प्रायद्वीप है इसके अंदर भी कुछ पठार हैं। ठीक है, पठार के साथ साथ यहाँ पर पर्वत श्रेणियां हैं, तो कुछ नदी यहां से भी क्या करेंगे, उद्गम करेंगे। कुछ नदी भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र मैं बता दूं आपके साथ, डिस्कस कर लूं इसको, तो ये क्या है, प्रायद्वीप है। तो इस प्रायद्वीप पे भी कुछ पहाड़ियां हैं, कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, तो इन पर्वत श्रेणियों से भी कुछ नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, और इन नदियों से जो उद्गम होगा और उनकी जो सहायक नदी होगी वो क्या कहलाती है, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र या प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आएगा आपका एसएससी जीडी के एग्जाम में, क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, तो जब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो कौन सी है, गोदावरी नदी, जो लगभग 1450 किलोमीटर बहती है। ठीक है, और महाराष्ट्र के त्र्यंबक विलेज से निकलती है। ठीक है भाई, हो गया। तो प्रायद्वीपीय मैंने बताया कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली है, पर्वत से निकलने वाली है, पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली जो नदी है वो सब किसका निर्माण करेंगी, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का। और इस प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र को भी हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। और दो भाग कौन से हैं प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के, तो ये आप मेरे साथ देखो एक बार। ठीक है, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र को हम दो भागों में विभाजित कर लें। एक हो जाएगा यहां से अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां, और दूसरा हो जाएगा यहां से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, तो ये भी दो भाग होते हैं इसके भी। अब यहां पे ध्यान से सुनो एक बार, चीजों को देखो। तो कहने का मतलब मैं क्या बता रहा हूं, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में दो प्रकार की नदियां होंगी, एक अरब सागर में गिरेंगे, दूसरे कहां पे गिरेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरेंगे।
हो गया। अब देखो यहां से कि कौन सी नदियां हैं, मतलब किस प्रकार से गिरती हैं, तो ये इधर से ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा सा। ठीक है, देखो यहां पे क्या है, ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत। ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। तो कुछ नदियां तो इधर से यहां पे जल को लाएंगी, यहां से उठाएंगे और यहां पे इधर गिर देंगे अरब सागर में। कुछ नदियां यहां से बहेंगी और यहां से बहने के बाद वो क्या कर देंगी, इसमें बंगाल की खाड़ी में जल को गिरा देंगे। ठीक है, तो वही बोला जाता है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और अरब सागर में गिरने के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे। एसएससी जीडी के एग्जाम की बात करूं तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन, और किसी भी पेपर में जो भी एग्जाम होगा, नदियों तो एक ऐसा टॉपिक है कि यहां से तो क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, निश्चित सी बात है। ठीक है भाई, तो अब देख ले, तो ये हमने देख लिया प्रायद्वीपीय अपवातंत्र को भी देखा कि कितने प्रकार का है, तो दो प्रकार का है। एक तो है आपका अरब सागर में क्या हुआ, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और दूसरा कौन सा हो जाएगा यहाँ से, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। कौन सी नदी है, तो एक एक नदी को लेकर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, कहां से निकलती है, किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करेगी। ठीक है, कौन सी नदियां डेल्टा बनाएगी और कौन सी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अब हम जो अपने पहले टॉपिक पर पहुंचेंगे, वो पहला टॉपिक है हमारा हिमालय अफवाह तंत्र। और हिमालय अफवाह तंत्र के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है सिंधु नदी तंत्र। पहला टॉपिक क्या है, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है भाई, सिंधु नदी तंत्र। और जब सिंधु नदी तंत्र की हम बात करें तो सिंधु नदी तंत्र में कोई एक नदी नहीं है ये, ठीक है, पूरा ड्रेन सिस्टम है, पूरा सिस्टम है। ठीक है, और सिंधु नदी तंत्र में क्या क्या है शामिल, तो यहां पे आपका झेलम आएगा, इसकी सहायक नदियां भी आएंगी। तो झेलम को पढ़ना है, झेलम के बाद चेनाब, चेनाब के बाद रावी, रावी के बाद व्यास, और व्यास के बाद नेक्स्ट हो गया सतलज। सतलज, ठीक है। तो इन नदियों को मिला के क्या बनता है, सिंधु नदी तंत्र। और कुछ नदियां और भी हैं जो वहां से नॉर्थ से आके मिलती है सिंधु नदी में। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर बोला जाता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र क्या है, तो एक बार आप मेरे साथ देखेंगे यहाँ पे। और इसमें जो पहली नदी की ओर मैं लेके जा रहा हूं आपको, वो पहली नदी कौन सी है, सिंधु नदी। सिंधु नदी देखो एक बार क्या है ये, तो जब सिंधु नदी की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये मैप। ठीक है, तो जब सिंधु नदी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक मैप दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये आपका जो नीले कलर में है, ये आपका जो नीले कलर में है यहां से, ठीक है, ये तो ये कौन सी नदी है, ये सिंधु नदी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, तो एक बार मेरे साथ देखो आप लोग। तो सबसे पहला ये यहां पे दिखाई दे रहा है चेमयुंगडुंग। ठीक है, लेकिन चेमयुंगडुंग से जो नदी निकलती है वो नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और इसी के पास एक और ग्लेशियर है, और ये जो यहां से जो ये पर्वत है, मैं को ये जो ग्लेशियर है चेमयुंगडुंग, ये क्या है, कैलाश पर्वत श्रेणी। कैलाश पर्वत श्रेणी का एक पार्ट है। ठीक है, और ये जो कैलाश पर्वत है ये किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का। मेरे बच्चों किसका पार्ट है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, क्या कैलाश। और यहां पर ही एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखरचू। कौन सा नाम है, बोखरचू। बोखरचू, ठीक है, तो ये ग्लेशियर है बोखरचू। तो यहां से नदी निकलती है कौन सी, सिंधु नदी। ये लिखा हुआ सिंधु नदी, ये नीले उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सिंधु नदी कहां से निकलती है, बोखरचू से निकलती है। और बोखरचू से निकलने के बाद दो पर्वत श्रेणी है, एक है यहां पे लद्दाख, ठीक है, और एक है जास्कर पर्वत श्रेणी। कौन सी है, जास्कर पर्वत श्रेणी। एक लद्दाख है, एक है जास्कर पर्वत श्रेणी। इन दोनों के मध्य से बहेगी। ठीक है, और मध्य से बहने के बाद, ठीक है, यहां पर एक दर्रा पड़ेगा जिसे बोला जाता है गिलगिट। गिलगिट,
तो गिलगिट के बाद एक महाखंड का निर्माण करती है। महाखंड, महाखंड का मतलब होता है गार्ज। नाम सुना होगा, सबसे बड़ा गार्ज कौन सा है? सिंधु नदी का गार्ज है, जो कहां पे? गिलगिट के पास बनाती है ये, ठीक है। और यहां पे ये जो लिखा हुआ है मीठन कोट, मीठन कोट में पंचनंद, पंचनंद, ठीक है, पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद का मतलब है कि ये 5 नदियों का जल प्राप्त करती है। और 5 नदी कौन सी है? तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, झेलम नदी, इसके बाद चेनाब नदी, चेनाब नदी के बाद रावी नदी, रावी के बाद व्यास नदी, व्यास के बाद कौन सी? सतलज नदी। तो यहाँ पे पंचनद का जल प्राप्त करती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काम का है कि सिंधु नदी किस स्थान पर पंचनद को जल को प्राप्त करती है? तो कौन सा जल, कौन सा स्थान हो जाएगा वो? तो ये स्थान हो जाएगा आपका मीठन कोट। कहां पे पड़ेगा? पाकिस्तान में। और मीठन कोट से बहकर यहां पर कराची के समीप आकर, कराची से निकलेगी और अपना नदी जल कहां पे गिरा देगी? ये अरब सागर में। कहां पे गिरा देगी? अरब सागर में। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर तो हो गया होगा, ठीक है। तो एक बार फिर देखो, यहां पे मैंने बताया बोखरचू से निकलेगी। बोखरचू कहां पर है? ये तो कैलाश पर्वत श्रेणी में है। और कैलाश पर्वत किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और ये कहां पर पड़ेगा? तिब्बत में पड़ेगा, ठीक है। और यहीं से ही एक दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल एक है, ठीक है। एक पूर्व की ओर चली जाती है, दूसरी पश्चिम की ओर चली जाती है। तो कौन सा है वो? एक ब्रह्मपुत्र है, दूसरी नदी कौन सी बताई मैंने आप लोगों को? सतलज नदी, ठीक है। अब आगे बढ़ो, इतना तो लोकेशन सेट कर लिया हमने। अब आगे देखो, आगे डिस्कस करेंगे आपसे, देखो, ठीक है। तो यहां से बैठे, मैंने बताया कहां से उद्गम होगा इसका? उद्गम कहां से होगा? तो इसका उद्गम होगा बोखरचू से। बोखरचू। और बोखरचू कहां पड़ेगा? तो ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। यहां से निकलेगी और उत्तर पश्चिम बहते हुए, उत्तर पश्चिम बहते हुए कहां पे? 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहेगी। 2 पर्वत श्रेणी कौन सी बताए? एक लद्दाख है, जो उसकी कौन सी है? जासकर, बहेगी यहां से होकर। और यहां से बहने के बाद गिलगिट के पास, कहां पे? गिलगिट, गिलगिट के पास एक महाखंड का निर्माण भी करती है। किसका निर्माण करती है? महाखंड। और महाखंड का मतलब क्या है? गार्ज। क्या है? गार्ज, ठीक है भाई, हो गया इतना। अब यहां से और चीजें जानो, इसकी कुल लेंथ कितनी है? 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर बहेगी ये। लेकिन 2880 में से जो भारत में बहती है वो बहती है 1114 किलोमीटर। 1114 किलोमीटर बहती है ये भारत में, ठीक है भाई। इतनी बहेगी भारत में, बाकी ये कितने पाकिस्तान में बहेगी, कुछ कहां पे बहेगी? तिब्बत। तो जब सिंधु नदी की बात करें तो ये एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। सिंधु नदी कैसी नदी है? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय नदी का मतलब है कि जब कोई नदी एक से अधिक देशों में बहे तो ऐसी नदी क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय नदी। यहां तक क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी का, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ो, अब इसके साथ आगे बढ़ो। अब कुछ और फैक्ट देख लें हम यहां से, इससे संबंधित कुछ और फैक्ट क्या है? आगे बढ़ो। तो जब यहां से हम आगे आए तो हम देखेंगे यहां पे, तो हमने देखा 2880 किलोमीटर कुल बह रही है ये, ठीक है। इसके बाद कितनी भारत में है और कितनी अन्य राज्यों में, अन्य देशों में बह रही है ये। अब और आगे बढ़ो। अब इसके बाद जब बात करें इसकी सहायक नदियां, जब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदी मैंने बता दिया, एक और क्या होगा? उत्तर से आने वाली, और दूसरी कौन सी है? दक्षिण से इसमें मिलने वाली नदियां। तो दक्षिण से मिलने वाली कौन सी है? झेलम है। झेलम के बाद चेनाब, चेनाब के बाद रावी, रावी के बाद व्यास, और व्यास के बाद कौन सी होगी? सतलज। सतलज। लेकिन इसमें उत्तर से भी कुछ नदी आके मिल रही है, जैसे आपका यहां पर श्योक, श्योक नदी, गिलगिट नदी, सेंगर नदी, कोमल नदी,
ठीक है। और अन्य नदियां हैं जो इसमें कहां से मिलती हैं, उत्तर की साइड से आकर मिलती हैं, ठीक है। श्योक नदी, गिलगित नदी, स्टैंगर नदी, उसके बाद कोमल नदी। और बाकी जो दक्षिण से मिलने वाली नदी है ये क्या है, ये है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, और व्यास के बाद कौन सी होगी, सतलज। ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि उत्तर से दक्षिण चलते हुए, उत्तर से दक्षिण चलते हुए नदियों का, जो सिंधु की सहायक नदी है उनका सही क्रम व्यवस्थित करो। सही क्रम क्या करना, व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित क्रम की जब बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है, सिंधु है। सिंधु के बाद जो नदी आई वो कौन सी, झेलम नदी। और झेलम के बाद कौन सी, चेनाब। चेनाब के बाद रावी नदी, रावी नदी के बाद ये व्यास नदी, और व्यास के बाद कौन सी है, सतलज नदी। और एक चीज और जान लो यहां से कि ये जो व्यास नदी है, व्यास नदी अपना जल हरिके के पास कहां पे मिला देती है, सतलज नदी में। ठीक है। और यहीं पर हरिके बांध परियोजना बनाई गई और यहीं से निकल गई है, एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है क्या, इंदिरा गांधी नहर। उसको भी देखेंगे हम, इंदिरा गांधी कैनाल को भी देखेंगे, उसकी भी बात करेंगे। तो पहले झेलम है, झेलम के बाद चेनाब, चेनाब के बाद रावी, रावी के बाद व्यास, और व्यास के बाद नेक्स्ट कौन सी होगी, सतलज। और मिठन कोट में मिलेगी कहां पे आके, ये पंचनद का जल को प्राप्त कर लिया सिंधु नदी ने। ठीक है भाई, हो गया। तो देख लिया सहायक नदी कौन सी है। अब इसके बाद आगे देखेंगे हम, जब आगे बढ़े तो आगे हमें सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, सिंधु काम का क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता, समझौता। पहले तो यह पता होना चाहिए सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच है। तो एक तो है पाकिस्तान और दूसरा कौन सा देश है, भारत। दूसरा देश कौन सा है, भारत। ठीक है। दो देशों के बीच है कौन सा, सिंधु नदी जल समझौता। एक भारत है, दूसरा कौन सा, पाकिस्तान। कब हुआ ये समझौता, 1960 में। कब समझौता हुआ ये, 1960 में। और इस समझौते के अनुसार, इस समझौते के अनुसार क्या कहा गया कि भारत दो नदी कौन सी, एक झेलम है और दूसरी है चेनाब नदी। झेलम और चेनाब के 20% जल, 20% जल का उपयोग करेगा। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु समझौते के तहत भारत झेलम और चेनाब के कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है। तो 20% जल का उपयोग कर सकता है, और बाकी जो 80% जल है उसका उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान। ठीक है। लेकिन जब कभी भारत और पाकिस्तान के बीच इस प्रकार का कोई विवाद क्रिएट होता है, कोई सीज फायर का उल्लंघन होता है, कोई अन्य प्रक्रिया होती है, तो ऐसी कंडीशन में भारत क्या करता है, इस जल को रोक लेता है। ठीक है। तो एक पाकिस्तान के डर का कारण ये भी है क्योंकि पाकिस्तान में अगर जल नहीं पहुंचेगा तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं, जनजीवन क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये सिंधु समझौते के तहत क्या है, झेलम और चेनाब का 20% जल उपयोग करेगा। इसके बाद जब आगे हम बढ़ेंगे तो इसके बाद दो नदियां और हैं सिंधु की सहायक नदी। एक का नाम है सतलज नदी, सतलज, और दूसरी नदी है रावी नदी। सेकंड नदी कौन सी है, रावी नदी। ठीक है। सतलज और रावी के 80% जल का उपयोग करेगा भारत। कितने परसेंट जल का, 80%। ठीक, 80% जल का उपयोग का भारत करेगा, और इसके बाद जो बचा हुआ जल है उसको कौन उपयोग करेगा, चाइना करेगा। ठीक है। तो ये था सिंधु जल समझौता जो हमने देखा 1960 में हुआ था। तो एसएससी में आपके लिए काम का बन सकता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 में। ठीक है। एक बार देखें हम कि हमने आज के क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने बात की, यहाँ पे हम बात कर रहे थे यहाँ पे सिंधु नदी को लेके। ठीक है। इसके बाद पहले हमने जो सबसे पहले टॉपिक पे हमने बात की थी, पहला टॉपिक क्या था, हम देख रहे हैं भारत का अफवाह तंत्र, नदी अफवाह तंत्र या जल अफवाह तंत्र की बात कर रहे हैं। और जल अफवाह तंत्र को हमने दो भागों में विभाजित कर लिया, एक हिमालय, ठीक है, एक हिमालय से निकलने वाली नदियों का अफवाह तंत्र है, और दूसरा कौन सा है यहाँ पे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अफवाह तंत्र है। ठीक है। हिमालय की नदियों के अफवाह तंत्र में हमने बात की यहाँ पे कि हिमालय का जो अफवाह तंत्र है वो कितने भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित है। एक यहाँ से कौन सा पढ़ेंगे हमने सिंधु नदी को देखा, और सिंधु तंत्र बोला जाएगा क्योंकि विभिन्न सहायक नदियां इसमें मिल रही है। और सिंधु तंत्र के साथ हमने देखा यहाँ पे गंगा नदी तंत्र। कौन सा है, गंगा नदी तंत्र, जिसमें गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है। और दूसरा फिर हमने देखा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।
हो गया। अब इसके बाद हमने देखा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, और जब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हमने बात की तो हमने देखा यहाँ पे कौन सी नदी को लेकर बात की, यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हमने बात की यहाँ पर कौन कौन सी नदी है। तो प्रायद्वीपीय नदी भी दो प्रकार से अफवाह तंत्र का निर्माण करती है, एक कहां पे गिराएंगे अरब सागर में, और अब दूसरा एक जल कहां पे गिराएंगे बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसमें कौन कौन सी नदी तंत्र है उसको लेकर डिस्कस किया, और इसके बाद हम पहुंचे थे कहां पे, सिंधु नदी तंत्र पर। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, अब जब सिंधु तंत्र में देखा तो झेलम देखा, झेलम के बाद चेनाब, रावी, इसके बाद व्यास, व्यास के बाद सतलज, और फिर इसके बाद हमने अपने टॉपिक की शुरुआत कर दी थी कहां से, सिंधु नदी से। ठीक है, और सिंधु नदी का उद्गम बता दिया कहां से हुआ, बोखरचो, जो कि तिब्बत में पड़ेगा कैलाश पर्वत श्रेणी में, और वहां से उद्गम हुआ 2800 किलोमीटर उत्तर पूर्व बहते हुए कहां पे पहुंचे, मेटनकोट, मेटनकोट में इसने पंचनद के जल को प्राप्त कर लिया था। ठीक है भाई, तो ये देखा। अब इसके बाद की जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है झेलम नदी। नेक्स्ट कौन सी है, झेलम नदी। नेक्स्ट टॉपिक है झेलम नदी। ठीक है भाई, अब झेलम नदी क्या है, उद्गम कहां से होगा। ठीक है, तो पीर पंजाल, पीर पंजाल में एक क्षेत्र है बैरीनाग। ठीक है, इसका उद्गम की बात करूं तो पीर पंजाल से होता है, पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में जब मैं हिमालय का भौगोलिक विभाजन कराया था तो मैंने बताया था पीर पंजाल कहां पे पड़ेगा, तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में एक दर्रा है जिसका नाम है बैरीनाग, बैरीनाग। ठीक है, तो बैरीनाग से इसका उद्गम होगा। इसके बाद ये कहां से बहेगी, जम्मू कश्मीर के लेह जिले से। लेह अब वैसे लद्दाख में पहुंच गया वर्तमान में, तो एकमात्र क्षेत्र है जहां से बहती है ये, वो कौन सा है, लद्दाख। लद्दाख का एक जिला है लेह, लेह से बहेगी, और लेह से बहते हुए, ठीक है, ये इसके समीप एक नदी भी है, झील भी है, दो झील है, एक बुलर झील है, दूसरी कौन सी, डल झील। क्या विशेषता है कैसे, तो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी इसको लेकर हम जो डिस्कस करेंगे आपका, वो करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो झेलम नदी है इसका उद्गम कहां से हो रहा है, कौन सी झील है इसके समीपवर्ती, कौन सी बांध परियोजना इस पर बनाई गई है, उन सबको लेकर डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन टुमारो। ठीक है, कोई किसी समस्या हो, अगर चीजें समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में चीजों को लिख सकते हैं। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।